हेलो, वेलकम बैक टू लेट्स टॉक द एग्जाम, जो कि है एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं हूं सान्या सोनी और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में। ये कौन से होते हैं और कैसे हमें मिलते हैं। पीछे वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था सिटीजनशिप के बारे में और आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखो, फंडामेंटल राइट्स को हम बोलते हैं मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार। ये होते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल्स राइट। मौलिक अधिकार कहे तो कि ये वो अधिकार होते हैं जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, यानी कि कोई पब्लिक आपसे नहीं छीन सकती, कोई गवर्नमेंट आपसे नहीं छीन सकती। जैसे कि आप अपनी आवाज उठाते हैं सरकार के सामने, तो वो आपका मौलिक अधिकार है। आप अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कहीं भी जाके बस सकते हैं, कहीं पे भी जाके अपना व्यापार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये सारे क्या है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। इनको हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इनको हमारे संविधान में रखा कहाँ गया है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार को हमारे संविधान के अंदर पार्ट नंबर 3 यानी कि भाग नंबर 3 में इनको रखा गया है। और भाग नंबर 3 में भी इनको कहाँ रखा गया है? भाग नंबर 3 में इनको आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक, यानी कि संविधान में जो अनुच्छेद है उसमें 12 से लेके 35 तक जितने भी अनुच्छेद है 12 से 35 तक, उनमें सारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया हुआ है कि आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या आप कर सकते हैं। और इसको कौन से भाग में रखा है? संविधान के पार्ट नंबर 3 भाग नंबर 3 में रखा गया है। और ये फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये हमने कॉपी किए हैं यूएसए से। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने इनको कॉपी किया है, वहां से हमने इनको उठाया है। अब ये देखते हैं मौलिक अधिकार है क्या। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार यानी कि जो आपसे कोई छीन ना सके। जैसे इसमें लिखा हुआ है नॉट पब्लिक एंड गवर्नमेंट, कि इन अधिकारों को आपसे ना ही तो कोई व्यक्ति छीन सकता है, ना ही पब्लिक छीन सकती है और ना ही सरकार छीन सकती है। आप जहां चाहें वहां घूम सकते हैं। ऐसा तो है नहीं सरकार आपको आगे ये बोलेगी कि आप यहाँ नहीं घूम सकते, आप यहाँ से निकलो। वो कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती है जो पर्टिकुलर जगह पे लगाई हुई होती हैं उनको संरक्षित रखने के लिए। जैसे कि आप किसी मॉन्यूमेंट में जाते हो तो वहाँ पे एक आधी जगह आपको जाने से रोक दिया जाता है, तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है ताकि उन चीजों को सेफ रखा जा सके। एंड पब्लिक, अब ये तो है नहीं, पब्लिक यानी कि आप यहाँ पे खड़े हो तो कोई दूसरा पर्सन आके आपको ये बोले कि आप यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते, आप यहाँ से जाओ, आप बोल नहीं सकते, तो ऐसा तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो वो होते हैं मौलिक अधिकार, यानी कि ये आपसे ना ही तो पब्लिक छीन सकती है और ना ही गवर्नमेंट छीन सकती है। लेकिन इनको क्या कर सकते हैं, हम कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। और सस्पेंड भी कौन करेगा? या तो प्रेसिडेंट करेगा या गवर्नर करेगा। सस्पेंड का मतलब है कि अगर हमारे पूरे स्टेट में लगा लो या फिर पूरे नेशन में लगा लो, अगर इमरजेंसी लग जाए यानी कि आपातकाल लग जाए, वो आपातकाल 3-4 कारणों की वजह से लग सकता है। या तो कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, नेशनल इमरजेंसी की वजह से लग सकता है, या फिर कोई वार वगैरह हो रहा हो, युद्ध वगैरह हो रहा हो, तब हम उनको नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो उस केस में आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, उनको कुछ समय के लिए आपसे छीना जा सकता है। ठीक है, और वो पावर किसके हाथ में होती है? वो पावर होती है प्रेसिडेंट के हाथ में प्लस गवर्नर के हाथ में। अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट क्या करेगा, आपके जो अधिकार है वो आपसे छीन लेगा, यानी कि आप बाहर नहीं जा पाओगे, आप जैसे और कुछ चीजें नहीं कर पाओगे। और अगर स्टेट में लगती है, स्टेट यानी कि राज्य में लगती है, तो गवर्नर के पास अधिकार होते हैं कि वो आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स कुछ टाइम के लिए ले सकते हैं वापस। लेकिन जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तो वो आपको वापस मिल जाते हैं। जैसे कि आगे देखते हैं अबोलिश। अगर कोई ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर देश के लिए वो नुकसानदायक साबित हो रहे हैं, या फिर लोगों के लिए वो नुकसानदायक साबित हो रहे हैं, तो उस केस में उन फंडामेंटल राइट्स को हम क्या कर देते हैं, प्रतिबंधित यानी अबॉलिश, खत्म कर देते हैं। और वो खत्म करने की पावर किसके पास होती है? वो होती है पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास। संसद क्या कर सकती है? आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको खत्म कर सकती है। जैसे पहले क्या था,
प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के अंदर आती थी, बट अभी उसे क्या बना दिया, लीगल कानून बना दिया, ठीक है, लीगल बना दिया फंडामेंटल से हटा के। तो वैसे क्या कर सकती है, अबोलिश कर सकती है, खत्म कर सकती है, फिर एक जगह से दूसरे में शिफ्ट कर सकती है। वो किसके पास अधिकार होते हैं, पार्लियामेंट के पास। और अगर स्टेट लेवल पे देखें यानी राज्य के लेवल पे देखें तो वो होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें असेंबली भी आ जाती है और लेजिस्लेचर भी आ जाता है, उनके पास अधिकार होते हैं। दूसरा, अगर पार्लियामेंट, अगर वो फंडामेंटल राइट्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जैसे आपका क्या है, आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, ठीक है, अगर सरकार का काम आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उनको कह सकते हो कि हमें काम पसंद नहीं आ रहा, मतलब आप बोल सकते हो, अपनी आवाज उठा सकते हो। अगर सरकार आपकी उस आवाज उठाने को रोकती है और कहती है कि हम आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं देते कि आप हमारे खिलाफ बोलो, तो क्या करोगे आप, फिर तो फिर दिक्कत होगी, फिर तो इमरजेंसी भी नहीं लगी और प्रेसिडेंट ने क्या कर, पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, हमारे अधिकार खत्म कर दिए। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अगर सरकार ऐसा करती है तो आपके पास राइट है, आपके पास अधिकार है कि आप कहां जाओगे, कोर्ट में जाओगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत आपका जो अधिकार है छीने जा रहे हैं उनकी सुनवाई करेगी। वहां पे जाके आप क्या करोगे, उनसे पूछोगे कि हमारे अधिकार क्यों छीन रही है सरकार, और सरकार फिर उस पे फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस पे फैसला सुनाती है। तो यही है कि अगर आपके अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं तो आप कहां जाओगे, या तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर आपके अधिकार छीने जा रहे हैं तो, और हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाके अपनी आवाज उठा सकते हो कि मेरे जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो मुझसे छीने जा रहे हैं। उसके बाद बात आती है कि कुछ मौलिक अधिकार होते हैं वो सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं, कुछ होते हैं फॉरेनर्स, जो विदेशी आते हैं ना उनको अवेलेबल होते हैं। कैसे, देखो, जो विदेशी आते हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स देखने आते हैं, कुछ टूरिस्ट आते हैं तो वो हमारे यहाँ पे जगह को देखते हैं, तो वो इधर भी विजिट करते हैं। जैसे वृंदावन में काफी टूरिस्ट आते हैं, बाहर से विदेशी आते हैं, और ताजमहल को देखने काफी टूरिस्ट आते हैं, दिल्ली में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। तो उनको ये तो है नहीं हम यहाँ पे बुलाएंगे तो वो अपनी अपनी जगह से जहाँ उनकी मर्जी हो वहाँ जा नहीं सकते। वो दिल्ली में आए हैं तो वो कुतुब मीनार भी देख सकते हैं, अगर वो आगरा गए हैं तो वो ताजमहल भी देख सकते हैं, अगर वो राजस्थान में गए हैं तो वो डिफरेंट फोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं, तो उनके पास भी अधिकार हुआ ना कि वो फ्रीडम है उनके पास, यानी कि वो भी जा सकते हैं इधर उधर। तो कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जो किसको होते हैं, फॉरेनर्स यानी विदेशी यात्री होते हैं उनको भी अवेलेबल होते हैं। अब फॉरेनर्स भी दो तरह के होते हैं, फॉरेनर्स भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं जो फॉरेनर होते हैं। इसमें एक होता है फ्रेंडली, दूसरा होता है एनिमी। यानी कि एनिमी को हम कोई अधिकार नहीं देते, जैसे कि फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, विजिट करने आए हैं, अगर पुलिस उनको अरेस्ट करने आती है तो उनके पास भी ये अधिकार होता है कि आप मुझे अरेस्ट क्यों करके लेके जा रहे हो, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। यही अधिकार किसके पास होता है, सिटीजन जो नागरिक होते हैं भारत के, उनके पास भी होता है। प्लस लेकिन ये अधिकार इन एनिमी फॉरेनर्स को नहीं होता। एनिमी फॉरेनर्स जो वो होते हैं जो हमारे देश की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे आतंकवादी हो गए। अब ठीक है, तो जो कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सिर्फ फ्रेंडली फॉरेनर्स को ही क्या होते हैं, मिलते हैं। प्लस सिटीजन्स को तो सारे फंडामेंटल राइट्स मिलते ही हैं। उसके बाद बात आती है प्रोटेक्ट लिबर्टी एंड फ्रीडम। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ये हमारे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी स्वतंत्रता को और हमारी आजादी को, दोनों को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे तो आपकी जो जीवन है वो बिल्कुल बदतर से बदतर हो जाएगा। एज्यूम करके देखो, अगर आपसे आपके सारे फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाएं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बाहर घूमने जाते हो, अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो आपको बाहर भी घूमने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप इधर उधर जगह पे जा सकते हो तो वहां पे भी आपको जाने नहीं दिया जाएगा। आप कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हो, कहीं पे भी सेटल हो सकते हो, तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते तो आपको वो भी करने नहीं दिया जाएगा। तो बिना फंडामेंटल राइट्स जीवन बिल्कुल नरक के बराबर है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो जेल में क्या होता है, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, आपको इतनी फ्रीडम नहीं होती है, आप कुछ इतना ज्यादा कुछ कर नहीं सकते वहां पे। तो वहां पे 90% जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना वो छीन लिए जाते हैं आपसे। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स काफी जरूरी है एक पर्सन के लिए, उसकी लिबर्टी के लिए, उसके फ्रीडम के लिए फंडामेंटल राइट्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में क्या होती है। टोटल 6 कैटेगरीज हैं। इसमें क्या है, हमने फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट नंबर 3 है, भाग नंबर 3 है, उसको 6 कैटेगरीज में बांटा है। 6 कैटेगरीज यानी कि जो पहली कैटेगरी है उसमें हमने कहा है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि आपको अधिकार है इक्वालिटी का, बराबर, आप सभी के लिए इक्वल हो। ठीक है, अगर आपके साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, मतलब किसी को ऊंचा समझा जा रहा है, किसी को नीचा समझा जा रहा है, किसी को ये कहा जा रहा है तू हमारे यहाँ पे नहीं आ सकता, जैसे आप जात पे लगा लो, जैसे पहले क्या होता था कास्ट बेस पे शेड्यूल कास्ट को लोअर समझा जाता है, अपर जो जनरल वगैरह होते हैं उनको अपर समझा जाता है। तो आज भी ऐसी कुछ रीत है जो ये समझते हैं कि शेड्यूल कास्ट बिल्कुल लो कास्ट है और ये हमारे लेवल तक नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है हमें, आर्टिकल इसमें पहली कैटेगरी में कि सभी को क्या है, समानता का अधिकार है, इक्वालिटी का अधिकार है। कानून की नजर में क्या होंगे, सारे समान होंगे, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक। आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक बात है राइट टू इक्वालिटी की, आपको समानता का अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आप किधर भी जा सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं, आप चाहे तो यूनियन बना सकते हैं, अपना कुछ भी कर सकते हैं, वो है फ्रीडम, आपको स्वतंत्रता है। ये सारे आर्टिकल्स इस 20 में बात की हुई है 19 से लेकर 22 तक। 19 नंबर अनुच्छेद से लेकर 22 नंबर अनुच्छेद तक राइट टू फ्रीडम की बात कही गई है, यानी स्वतंत्रता के बारे में बताया हुआ है कि कैसे आपको स्वतंत्रता है, कौन सी मिलेगी। उसके बाद बात आती है 3rd नंबर कैटेगरी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो आप उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हो, ये बात की गई है 23 और 24 नंबर आर्टिकल में। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आपको अपने अकॉर्डिंग धर्म मानने का अधिकार है। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप मुस्लिम धर्म अपनाएं, आप हिंदू धर्म अपनाएं, या फिर आप ईसाई धर्म अपनाएं, या फिर कुछ और अपनाएं। तो आपको किसी के द्वारा ये फोर्स नहीं किया जा सकता, आप पे दबाव नहीं डाला जा सकता कि आप ये वाला धर्म अपनाए। आपका जो मन करेगा आप वो धर्म अपना सकते हो। ये बात की गई है 25 से लेके 28 तक जितने भी आर्टिकल है उसमें धर्म से रिलेटेड बात की गई है। उसके बाद बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है उसमें है 29 और 30 नंबर आर्टिकल में कल्चरल और एजुकेशन राइट्स के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32 से लेके 35 तक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब इसमें ये है कि अगर आपसे कोई आपके अधिकार छीन रहा है तो क्या होगा, आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों की आवाज उठाने के लिए कि मुझे दिए क्यों नहीं जा रहे। ये है सारे जो 6 कैटेगरीज हमने बात की। हम फंडामेंटल राइट्स में इन 6 कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में 1 to 1। अभी उससे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 12। देखो फंडामेंटल राइट्स में हमने बोला था 12 से लेकर 35 नंबर अनुच्छेद तक सारे फंडामेंटल मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे ये बोला कि राइट टू इक्वालिटी शुरू होती है 14 से लेके 18 तक, बचे 12 और 13। अब ये 12 और 13 आर्टिकल कहते क्या है, समझिए 12 और 13 आर्टिकल है क्या। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 12 यानी कि अनुच्छेद नंबर 12 भाग 3 का जो अनुच्छेद नंबर 12 है वो ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट है यानी कि मौलिक अधिकार की क्या दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ मौलिक अधिकार, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, अगर ये आपसे कोई छीने तो आप कहाँ जा सकते हैं, आपको कैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद बात लिखी हुई है स्टेट यानी कि अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाएं जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स छीनने पड़े, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी लग जाए या फिर कुछ और इमरजेंसी लग जाए, या फिर कोई आंदोलन, अगर किसी बंदे ने, एक संगठन ने अगर आंदोलन किया है, अगर वो पीसफुली खड़े हैं वहां पे अपने शांतिपूर्वक अपना काम सरकार से मांग कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो विद्रोह पे आ जाए यानी कि वो हथियार वगैरह उठा ले तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, स्टेट को कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं, यानी कि कुछ ऐसे अधिकार हैं वो फंडामेंटल राइट्स हमें थोड़े टाइम के लिए छीन लिए जाते हैं, उसको रोक लिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स। तो उस टाइम में क्या होगा कि स्टेट है ना कुछ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं
या फिर फंडामेंटल राइट्स का गलत उपयोग किया जा रहा है। और तीसरा, अगर वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी यानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं तो कुछ समय के लिए उनको क्या कर देंगे, हम रोक देंगे। ठीक है, तो यही बात की गई है आर्टिकल नंबर 12 में। पहला तो बताया है कि डेफिनेशन क्या होगी फंडामेंटल राइट की। दूसरा, स्टेट अब ये नहीं है कि राज्य लगा सकता है, यहाँ पे जो स्टेट है वो है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, प्लस स्टेट गवर्नमेंट आ गई। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे स्टेट लेजिस्लेचर जितने भी वो सारे, प्लस लोकल बॉडीज आ गई, लोकल बॉडीज भी स्टेट के अंदर काउंट होंगी। और इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वो आ गया, प्लस में ओएनजीसी। और ऐसे कोई संगठन जो सरकार द्वारा रन किए जाते हैं, सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, वो है आर्टिकल नंबर 12। जैसे कि अभी का एग्जांपल लेके चले, कोरोना का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो कोरोना में क्या था, हमें सारे बोल देंगे, कोरोना में क्या था कि जब इकट्ठे हो रहे थे ना, एक संगठन बन रहा था ना, तो उनको रोका जा रहा था कि आप एक जगह 4 से 5 से ज्यादा आदमी आप एक साथ खड़े नहीं हो सकते, आपको क्या खड़ा होना है तो आपको गैप बना के खड़ा होना पड़ेगा। बट अगर कोई बंदा आके बोले मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है, मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, उधर भी जा सकता हूँ, यहाँ पे भी खड़ा हो सकता हूँ, तो उस टाइम में अगर वो एक बंदा अपने फंडामेंटल राइट्स लेके खड़ा हो जाता है तो वो कितने औरों को नुकसान पहुंचेगा, वो वायरस और लोगों की तरफ फैल जाएगा। तो उस चीज को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, कुछ समय के लिए उनके कुछ अधिकारों को, कुछ फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया कुछ टाइम के लिए, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई। और सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद वो सारी चीजें उनको वापस मिल गई। ठीक है, ये है आर्टिकल नंबर 12। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13। अनुच्छेद नंबर 13 में दो चीजों के बारे में बताया हुआ है, डेरोगेशन, डेरोगेशन यानी कि अल्पीकरण, डेरोगेशन क्या बोलते हैं, अल्पीकरण, प्लस इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंस यानी कि असंगत। इनकंसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो कानून संविधान लागू होने से पहले हैं वो भी आज रहेंगे अगर वो किसी के मौलिक अधिकारों को छीन नहीं रहे हैं तो। ठीक है, और अल्पीकरण में ये बोल दिया कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स किसी के अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं या फिर उनको छीन सकते हैं। चलिए इसको बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले भी कुछ कानून थे और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भी कुछ ऐसे कानून बने हैं, कुछ लॉ बने हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले कुछ कानून थे, जैसे कि आप लगा सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन जब तक लागू नहीं हुआ था उससे पहले क्या था कि जितने भी एससी और एसटी कास्ट के जो लोग थे ना, जो नीची जाति के लोग थे, उनको पढ़ने के लिए क्या बोला जाता था कि आप क्लास में नहीं बैठोगे हमारे साथ पढ़ने के लिए, आपको अगर पढ़ना है तो आप क्लास से बाहर जाके बैठो, वहीं से समझो आप, ये चीज बोली जाती थी। लेकिन आज जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तब से ये चीज क्या बोल दी गई कि कानून की नजरों में सब बराबर होंगे, सभी को इक्वालिटी है, सभी को समानता है कि अगर ऊंची कास्ट के लोग, जनरल कास्ट के लोग या फिर और अपर जाति के जो कास्ट, अपर कास्ट है, वो लोग अगर अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं तो जो लोअर कास्ट है उनको भी अधिकार है कि वो भी अंदर आके बैठ के पढ़ सकते हैं, उनका फंडामेंटल राइट है। बट जब पहले ये चीज लगी थी तो गलत थी, लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ तो हमने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अगर ये चीज सही होती तो हम इसको क्या करते, आगे तक लेके जाते और इसको मानते। बट ये क्या कर रही है, एससी एसटी वाली कास्ट वाली जो बात है वो क्या कह रही है कि अगर ये चीज लागू होती है, अभी भी आगे रहेगी तो ये संविधान के खिलाफ है। अगर कोई भी चीज संविधान के खिलाफ जा रही है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और खत्म करने की पावर किसके पास है, संसद के पास है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। लेकिन और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, बाद में कोई कानून बनते हैं, अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को या फिर किसी भी एक पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को छीन रही है तो हम उनको भी खत्म कर सकते हैं परमानेंटली। अगर हमें फंडामेंटल राइट्स परमानेंटली खत्म करने हैं, परमानेंटली अबॉलिश करने, तो वो पावर किसके पास होगी, स्टेट लेजिस्लेचर के पास होगी या फिर संसद के पास होगी। अगर हमें टेम्परेरी टाइम के लिए, सिर्फ कुछ ही समय के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनना है, रोकना है किसी पर्सन से, तो वो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास या फिर गवर्नर के पास, इन दोनों के पास होती है। अब
इसमें आर्टिकल नंबर 13 में यही बोला कि अगर स्टेट स्टेट यानी कि जितने भी लोकल बॉडीज हैं और जितने भी स्टेट बॉडीज हैं और सेंट्रल लेवल पे जितनी भी बॉडीज हैं गवर्नमेंट की या फिर ऐसी कोई अथॉरिटी जो गवर्नमेंट द्वारा रन कराई जा रही है, अगर वो भी ऐसे कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाती है, तो वो कानून को हम खत्म कर सकते हैं। वही है डेरोगेशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई कानून अगर पहले से चले आ रहे हैं और वो आज किसी फंडामेंटल राइट्स को छीन रहे हैं, तो हम उससे भी क्या कर सकते हैं, असंगत मान के उसको भी खत्म कर सकते हैं। ये है आर्टिकल नंबर 13, जिसमें बात की गई है अल्पीकरण के बारे में और इनकंसिस्टेंट यानी असंगत के बारे में। चलिए अभी डिस्कस करते हैं पहली कैटेगरी के बारे में, जो कि है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि आपको समानता का अधिकार है। और वो आती है आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक, यानी अनुच्छेद नंबर 14, 15, 16, 17, 18 तक जो बातें कही गई हैं वो इक्वालिटी समानता के अधिकार के बारे में की गई है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने अच्छे से समझ लिया। अभी देखते हैं राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल नंबर 14 यानी कि अनुच्छेद नंबर 14 क्या कहता है। ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के आगे सब बराबर हैं, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन है कानून के आगे। तो इसमें ये जो दो टर्म है ना, ये दोनों टर्म अलग अलग है। देखो, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये टर्म, इस टर्म का जो ओरिजिन है ना वो ब्रिटेन से हुआ है। इसको आप ब्रिटिश ओरिजिन मान सकते हो, ये ब्रिटिश ओरिजिन की है, ठीक है, इंग्लैंड वगैरह की तरफ का। और इसको यानी कि यूके ओरिजिन, यूके समझ सकते हो आप। इसका जो ओरिजिन हुआ है ना इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका ओरिजिन यूके से हुआ है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो ओरिजिन है वो अमेरिका से, इसका ओरिजिन हुआ है अमेरिका से। इन दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है? इन दोनों टर्म में डिफरेंस ये है, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के आगे सब बराबर हैं। अगर एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो व्यक्ति, जिसमें पहला व्यक्ति उसकी एज 18 से कम, दूसरे की 18 से ज्यादा है, तो वो अभी क्या है, एडल्ट नहीं हुआ, जिसकी 18 से कम एज है, तो क्या आप उन दोनों को बराबर सजा सुना सकते हैं? ठीक है, ये बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये वाली जो टर्म है ये कहती है कि कानून के समक्ष सब बराबर है, यानी कि जो सजा 18 से ऊपर वाले व्यक्ति को मिलेगी वही सजा क्या मिलनी चाहिए, छोटे वाले को मिलनी चाहिए, जिसकी एज 18 से कम है, यानी कि 15 साल मान लो, 13 साल मान लो, उसको भी। अब एक बात, जो एक 5-6 साल का बच्चा है और एक 18 साल का है, तो उन दोनों में अगर दोनों ने सेम गुनाह किया हो तो आप दोनों को सेम सजा थोड़ी ना दे सकते हो। अब 5 साल के बच्चे को आप कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में थोड़ी ना डाल सकते हो, उस पर रिमांड पे थोड़ी ना डाल सकते हो उस चीज को। तो ये चीज बोलती है ब्रिटिश ओरिजिन, जो कि यूके के ओरिजिन से निकली है, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर हैं। लेकिन दूसरी टर्म है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका ओरिजिन हुआ अमेरिका से। अमेरिका ने इस चीज को फॉलो नहीं किया, कौन से वाले को, इक्वालिटी बिफोर लॉ को। अमेरिका ये बोलता है कि अगर कोई बच्चा 5 साल का है, उसने कोई गुनाह कर दिया, और कोई 18 साल से ऊपर है यानी कि एडल्ट है, जो उसको सब कुछ नॉलेज है, लेकिन 5 साल के बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं है, तो हम उन दोनों को क्या करेंगे, एक 5 साल के बच्चे को और एक उससे बड़े यानी कि 18 साल से ऊपर को, उन दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग नजरों से देखेंगे। उनको सजा तो बराबर मिलेगी, इस केस में क्या होगा, सजा तो मिलेगी बराबर, सजा बराबर सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट यानी कि 5 साल के बच्चे को थोड़ा सा हम अलग लेके चलेंगे एज कंपेयर टू 18 साल के ये बंदे से। तो यही है जो हमारा भारत का जो कानून चलता है वो किस पे बेस्ड है, लगा लो 80 से 90% हम इस चीज पे चलते हैं, ठीक है, 80 से 90% हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे चलते हैं, और 10 to 20% हम इस चीज को मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो इंडिया फॉलो करती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि सभी को इक्वल प्रोटेक्शन है, सभी को बराबर सजा मिलेगी अगर कोई गुनाह करता है। बट अगर कोई बच्चा है तो हम उसको अलग नजरिए से देखेंगे। जैसे कि काफी टाइम तक क्या होता था कि औरतों को फांसी नहीं दी जाती थी, बट अभी तो दी गई है, एक औरत को फांसी दे दी गई थी, लेकिन पहले औरतों को फांसी नहीं दी जाती थी, और औरतों को पुरुष के मुकाबले कम समझा जाता है, ये वो फिजिकली कम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो
पुरुष है वो ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। तो अगर महिलाएं कोई गुनाह कर देती हैं और पुरुष कोई गुनाह कर देते हैं तो क्या होगा, महिलाओं की सजा थोड़ी हम कम कर देते हैं किसी केसेस में, या फिर उनको अलग नजरिए से देखते हैं, उनको महिलाओं के नजरिए से देखते हैं, भाई ये महिला है तो इसकी सजा में हम थोड़ा कुछ फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन पुरुष को मिल जाती है जो सजा लिखी होती है। इसीलिए ये बात की गई है कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, इंडिया किसको फॉलो करती है, इस वाली टर्म को फॉलो करती है। मतलब डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसको कैसे सजा देनी है, लेकिन सजा वही रहती है, बराबर ही रहती है, वो चेंज नहीं होती, बट हम थोड़ा सा क्लासिफाइड और डिफरेंशिएट कर देते हैं पर्सन्स के बीच में। ये है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 में भी कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि आर्टिकल नंबर 14 के अंदर ये नहीं कहा गया कि अगर कोई प्रेसिडेंट, अगर कोई गवर्नर कोई गुनाह करता है तो उसको सजा दी जाएगी, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आर्टिकल नंबर 14 ये बोलता है कि जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने पद पर हैं, उनके पास पावर है कि उनको वो इंजॉय कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी, उनके पास इम्यूनिटी है कि उनको कोई ना ही तो अरेस्ट कर सकता, ना ही उनको उन पे कोई चार्जेस चल सकते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 14 ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने पद से हट जाते हैं, अगर इनका पद पूरा हो जाता है, अपने पद से हट जाते हैं, तो इनको भी जो आम जनता है उनके मुताबिक देखा जाएगा और इनको भी सजा दी जाएगी। बट जब तक ये अपने पद पर हैं, इनके पास पावर है, तब तक या फिर ये अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइम पे इनको ना ही तो अरेस्ट किया जाएगा, ना ही इनके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग की जाएगी, ना ही कोई क्रिमिनल मैटर की प्रोसीडिंग की जाएगी, और ना ही इनको कोर्ट में जाके जवाब देना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। ये है आर्टिकल नंबर 14। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 15, यानी कि अनुच्छेद नंबर 15 की तरफ। अनुच्छेद नंबर 15 ये कहता है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति हो हम उसके साथ क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म, कि धर्म के नाम पे हम क्या नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। स्टेट अभी बताया था, स्टेट ये वाला जो स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो भाषा है उसमें स्टेट राज्य नहीं है, उसमें स्टेट है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जितनी भी ऐसी अथॉरिटीज हैं या फिर कोई ऐसी जो कंपनीज हैं या फिर कोई अथॉरिटीज हैं, उनको स्टेट द्वारा यानी कि सरकार द्वारा रन किया जा रहा है, उनके द्वारा चलाया जा रहा है, तो वो होते हैं स्टेट में काउंट। तो स्टेट क्या नहीं कर सकता, शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकता, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे कि ये बोल दे कि तुम तो मुस्लिम धर्म के हो, तुम हिंदू धर्म के हो, तो हमारी कंपनी में सिर्फ मुस्लिम धर्म के काम नहीं कर सकते, सिर्फ हिंदू काम करेंगे, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता आपके साथ। अगर ऐसा आपके साथ कोई करता है तो आप आवाज उठा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां पे जाके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, और अगर ऐसा कोई करता पाया जाता है तो उनको पनिशमेंट भी दी जाती है, यानी कि सजा भी सुनाई जाती है। कोई आपके साथ रेस के बेस पे यानी वंशज के आधार पे आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरा, कास्ट, जाति के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। जाति के आधार पर भेदभाव पहले बहुत थी, आज भी गांव में जाके देखें तो वहां पे भी जाति के आधार पर आपसे भेदभाव किया जाता है, यानी कि जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनको अपने घर में बैठने नहीं दिया जाता, उनको बोलते हैं तू नीचे बैठ, ऊपर नहीं बैठ सकता। तो आज भी जाति के नाम पे भेदभाव हो रहे हैं, बट अगर कोई इनकी कार्रवाई करता है अपनी जाति के आधार पर, अगर वो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई करता है तो वहां पे जाके इनको क्या मिलता है, न्याय मिलता है। जेंडर के आधार पे यानी कि लिंग के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग यानी मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, जैसे पहले तो ट्रांसजेंडर को भी अलाउड नहीं था गवर्नमेंट वगैरह के जॉब में, बट अब तो थर्ड जेंडर डाल के उनको डाला हुआ है। तो यही बोला हुआ है कि जो जेंडर के आधार पे भी आप क्या नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरा, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि किसी के जन्म स्थान के आधार पर भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये मेनली अभी भी काफी देखा जाता है कि अगर कोई ईस्टर्न के जो क्षेत्र है वहां से हमारे यहाँ डेवलप्ड एरिया में अगर कोई आता है तो उनको अलग नजरों से देखा जाता है। ऐसे काफी एक दो केसेस देखने को मिल जाते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 15, जो अनुच्छेद नंबर 15 है, ये क्या कहता है कि स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। और इनको अगर कोई इंडस्ट्री में जाता है, अगर कोई शॉप्स यानी कि शॉप्स, होटल्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, इंटरटेनमेंट, वेल्स, कुएं, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, अगर कोई यहाँ पे जाता है तो इनके साथ अगर भेदभाव किया गया धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या फिर जेंडर के नाम पे, कि जैसे पहले छोटे जाति होती थी उनको क्या नहीं कर देते थे, अपने कुएं में से पानी नहीं भरने देते थे कि पानी सारा अशुद्ध हो जाएगा। दूसरा, शॉप्स में नहीं घुसने देते थे, होटल्स में जगह नहीं देते थे। आज भी कहीं पे अगर जाते हैं, जैसे कि एक दो केसेस हम देख जो मैंने खुद ने देखे हैं कि मुस्लिम लोगों को क्या नहीं करते, जल्दी से कमरा भी नहीं देते किराए पे कि तू तो मुस्लिम है, या फिर जो बड़ी जाति वाले लोग होते हैं, अपर कास्ट के लोग होते हैं, वो लोअर कास्ट वाले को भी रूम नहीं देते हैं रहने के लिए। वो कह देते तुम कहीं और जाके लो, हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसे कुछ करके आप क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कानून है और आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर आगे आवाज सुनाई जाए तो। उसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी कि आर्टिकल नंबर 15 में स्टेट क्या कह सकता है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है वुमेन्स के बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में, वीकर सेक्शन के बारे में। यानी हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कौन से होते हैं, जो दूसरों के हक के लिए काफी सही हो, उनके लिए हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट देखो, एक्सेप्शन में हम लेंगे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसमें लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजन कि स्टेट क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है वुमेन्स के लिए। अगर वुमेन्स के लेवल, अभी मैन का लेवल इतना है, वुमेन का लेवल इतना है, तो वुमेन के लेवल को भी हमें यहाँ लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए कुछ अलग से कानून बना सकते हैं। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि आपने डिस्क्रिमिनेट किया है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। नीचे वर्ग के जो लोग हैं या फिर जो लोअर लेवल पे आते हैं, उनको अपर लेवल पे लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आता है। लेकिन नेगेटिव, ये जो आप रिलीजन के नाम पे करते हो, रेस के नाम पे करते हो, कास्ट, जेंडर, ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन में काउंट होता है। उसके बाद है कि स्पेशल प्रोविजन बना सकता है स्टेट विमेन्स के लिए, बच्चों के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। एंड वीकर सेक्शन यानी कि रिजर्वेशन आप देख सकते हो। इसमें वीकर सेक्शन में आ गया, SC ST को आप रिजर्वेशन देते हो तो वो पॉजिटिव रिजर्वेशन है, ठीक है। जैसे SC ST की अभी लेवल इतना है और जनरल वाले इतना है, तो इनको हम इस लेवल तक लाने के लिए इन SC जनरल पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करके हम इनको इस लेवल तक लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। ये है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है कि सभी कानून की नजरों में, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते इन 5 कैटेगरीज के अंदर। ये अभी देखते हैं आर्टिकल नंबर 16 यानी कि अनुच्छेद नंबर 16 क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 16 के अकॉर्डिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप सभी को समानता होगी अपॉर्चुनिटी की, सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रहे हो, कोई भी आप किसी और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अगर आप काम करना चाहते हो, तो वहां पे आपके साथ कोई भी रिलीजन के नाम पे यानी कि धर्म के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम के हिसाब से आपके साथ क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अंदर। यह आर्टिकल नंबर 16 कि आप सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे आप कौन से भी कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप कौन से भी रिलीजन के हो, या कोई भी रेस से बिलोंग करते हो, या कोई भी जेंडर हो आपका, फीमेल, मेल या फिर ट्रांसजेंडर, या फिर आपका जन्म स्थान कहीं पे का भी हो, उसके बेस पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये बताता है अनुच्छेद नंबर 16। इसमें भी एक इस टाइम पे आया था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन बताता है रिजर्वेशन के बारे में, और ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विंदेश्वरी मंडल के चेयरमैनशिप के दौरान इसमें लाया गया था। इसमें टोटल 9 जजेस बैठे थे, 9 जजेस का बेंच था। इसमें बात की गई थी रिजर्वेशन के बारे में कि हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करवाएंगे, और जो
लोअर कास्ट है उनको रिजर्वेशन देके अपर कास्ट के लेवल तक ले आएंगे, ये बात की गई थी। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 16 का 4th पार्ट, उसमें बोला प्रोविजन मेड इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए स्टेट क्या कर सकता है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। स्पेशल प्रोविजन यानी उनको अलग से कुछ चीजें, अलग से कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। बैकवर्ड क्लास यानी कि बैकवर्ड क्लास में आ गई नॉन क्रीमी लेयर, जो नॉन क्रीमी लेयर है वो वाले पर्सन आ गए, एससी आ गई, एसटी वाले शेड्यूल्ड ट्राइब आ गई, इसके अंदर ओबीसी आ गई, ये सारे बैकवर्ड क्लास हैं। बैकवर्ड क्लास की को एक्सप्लेन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बैकवर्ड क्लास को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जैसे कि बजट जब हमने पढ़ा था तो बजट कहाँ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ, वैसे ही बैकवर्ड क्लास को भी डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसमें ये बोला गया है कि जो रिजर्वेशन है ना वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप रिजर्वेशन अगर किसी को दे रहे हो तो सिर्फ 50% देना, उससे ज्यादा नहीं देना। एंड नॉट गिव फॉर प्रमोशन, और रिजर्वेशन आप प्रमोशन, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पे है अगर उसको प्रमोशन देना है तो उस केस में आप उसको रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब 77 अमेंडमेंट करवाया गया इसी आर्टिकल में, तो 1995 के अंदर क्या किया, जो SC ST शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनको प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन दिया जाने लगा। रिजर्वेशन अगर आपको बैकवर्ड क्लास को देना है, जैसे कि नॉन क्रीमी लेयर को देना है, तो वो आप सिर्फ अपॉइंटमेंट जब वो लगेंगे, अपॉइंट होंगे तभी दे सकते हैं, प्रमोशन में आप नहीं दे सकते। लेकिन SC शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को आप प्रमोशन के अंदर भी दे सकते हैं। ये हुआ था बाय 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 के अंदर। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, रेजिडेंस के नाम पे भी रिजर्वेशन दे सकती है, यानी प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी रिजर्वेशन दे सकती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं, जितने भी ईस्टर्न जो एरियाज है, जैसे कि असम हो गया, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ के जो लोग होते हैं उनको स्पेशल रिजर्वेशन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एरिया है राजस्थान, हरियाणा वाला, बिहार वाला, ये काफी डेवलप्ड एरिया है, और जो ईस्टर्न वाले एरियाज है वो अनडेवलप्ड है। आज तक वहाँ पे कोई डेवलपमेंट इतनी हो नहीं रही, बहुत कम डेवलपमेंट हो रही है। उड़ीसा के अंदर एक और जगह है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। तो उन लोगों को अगर हमारे साथ कंपेयर किया जाए तो उनको रिजर्वेशन की जरूरत है, क्योंकि रिजर्वेशन अगर उनको मिलेगा तभी वो हमारे लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो उस लेवल, सेम लेवल, सभी को इक्वल लेवल तक लाने के लिए हम क्या लेके आए हैं, रिजर्वेशन। और इसी को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नाम दिया हुआ है, ना कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन तब होगा जब हम इनके साथ धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे भेदभाव करने लगे। तो ये है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 बोलता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत जिसको आप बोलते हैं, छुआछूत को बिल्कुल खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये बात कहता है आर्टिकल नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 17 के अंदर जो अनटचेबिलिटी है ना, इस अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है कि अनटचेबिलिटी होती क्या है। इसको अच्छे से संविधान में नहीं बताया गया है। अनटचेबिलिटी को हम यही समझते हैं कि जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं, लोअर लेवल के लोग होते हैं, उनको अपर लेवल वाले उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं, वही अनटचेबिलिटी समझते हैं। तो उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 17 कहता है। क्योंकि सभी को समानता का अधिकार है, तो आप दूसरों के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं। जैसे ये जो अनटचेबिलिटी वाली जो प्रथा है वो शहरों में तो काफी हद तक खत्म हो चुकी है। जो अर्बन एरियाज है वहां पे अनटचेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल थोड़े 4 से 5% ही केस देखने को मिलते हैं। लेकिन रूरल यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे आज भी अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी यानी कि जितने भी जमींदार लोग होते हैं, तो जमींदार लोग क्या करते हैं, लोअर कास्ट के लोगों को अपनी जमीन देते हैं उस पे काम करने के लिए। काम करने के बाद उनको जब वो उनसे मिलने आते हैं, घर पे आते हैं, तो उनकी चीजों को भी अलग रखा जाता है, उनको बैठने के लिए भी अलग से जगह दी जाती है। तो वो होती है अनटचेबिलिटी, उसे छुआछूत बोलते हैं। ये मेनली
शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर देखी जाती है। जैसे पहले जब से 1950 में संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले क्या होते थे, अगर पढ़ने दिया, जो शेड्यूल कास्ट के या फिर लोअर लेवल के जो लोग हैं, अगर वो पढ़ने जाते थे तो उनको क्लास से बाहर बैठना पड़ता था पढ़ने के लिए। उनको मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। अगर मंदिर में चले जाते थे तो बाद में उनको अच्छे से साफ किया जाता था और कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। ये सारी चीजें अनटचेबिलिटी में आती हैं। तो आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग इन सबको क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। और अगर ऐसा कोई करता अभी पाया जाता है तो उसके लिए अलग से प्रावधान बनाए हुए हैं पनिशमेंट के, सजा के। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल नंबर 18, जो कि राइट टू इक्वालिटी का लास्ट आर्टिकल है। उसमें बोला है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि जितनी भी आप हेरिडिटरी उपाधियां लिए हुए हैं उनको आपको खत्म करना पड़ेगा। हेरिडिटरी उपाधि यानी कि जो आपके वंशज से आपको मिली हुई है, जैसे कि कई महाराजा लगाते हैं, कई राजा लगाते हैं, राय बहादुर, ऐसे कुछ जो हेरिडिटरी टाइटल्स हैं वो खत्म कर दिए जाने चाहिए। वो कोई भी अपने नाम के आगे अभी नहीं लगा सकता है। अगर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है, अपवाद ये है कि अगर आपको नेशनल अवार्ड मिला है, जैसे कि आपको भारत रत्न मिला है, तो आप भारत रत्न विजेता कहला सकते हैं, लेकिन आप उस भारत रत्न को अपने सरनेम की जगह नहीं लगा सकते। ठीक है, ये है, आप नेशनल अवार्ड है उसको आप बता सकते हैं कि भी हाँ मैं नेशनल अवार्ड विजेता हूँ, वो आप लगा सकते हैं, वो उपाधि लगा सकते हैं। एजुकेशनल उपाधियां, अगर आप डॉक्टर है तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, इंजीनियर लगा सकते हैं। उसके बाद है रैंकिंग। रैंकिंग यानी कि जो फौज में होती है, आपको कैप्टन की उपाधि मिलती है, जनरल की मिलती है, या फिर कोई इंस्पेक्टर है वो अपने नाम के आगे इंस्पेक्टर लगाता है, दरोगा लगाता है, तो वो सारी चीजों का आपको अलाउंस है कि आप ये चीजें लगा सकते हैं। इनके बारे में नहीं बोला गया, लेकिन हमें जड़ से खत्म करना होगा हेरिडिटरी जो टाइटल्स होते हैं, जो आपको वंशज से मिलते हैं या फिर जो आपको जन्म लेते ही मिल जाते हैं, वो टाइटल्स आप नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे। वो कहता है आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 में जो फॉरेनर, अगर आपको विदेश से कोई टाइटल मिला हुआ है तो आप वो भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई हमारा भारत का सिटीजन नहीं है, जैसे कि फॉरेन से एम्बेसडर आते हैं, वो भारत में काम करते हैं, वो आते हैं, वो भारत के सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है, अगर उनको फॉरेन से कोई उपाधि मिली है तो वो यहाँ पे आके लगाने लग जाए तो वो भी नहीं लगा सकते। अगर उनको अपनी उपाधि लगानी है, अगर वो हमारे सिटीजन नहीं है, तो उनको सबसे पहले जाना पड़ेगा प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति से कंसेंट करना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति कहता है कि हाँ आप लगा सकते हो, तभी आप लगा पाओगे, अदरवाइज आपको भी ये अधिकार नहीं है कि आप विदेश से ली हुई उपाधि भारत में इस्तेमाल करें। ये है आर्टिकल नंबर 18, जो बताता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि आपको उपाधियों का अंत करना पड़ेगा। ये थी राइट टू इक्वालिटी, जो हमने पढ़ी है 14 से लेके 18 तक। अभी आगे देखेंगे राइट टू फ्रीडम, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें क्या कुछ है क्या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।